आज मैं आप लोगों को 2015 में रिलीज हुई मूवी की कहानी बताने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है टेल ऑफ टेल्स और इस मूवी में हमें 3 कहानियाँ दिखाई जाती है। कैसे एक राजा संतान सुख पाने के लिए एक समुद्री मॉन्स्टर के साथ भिड़ जाता है, एक बुरी औरत जो राजा से शादी करने के लिए रातों रात जवान हो जाती है और एक राजा जो अपना खून पिलाकर एक कीड़े को पाल रहा होता है। तो चलिए मैं आपको एक रोमांचक सफर पे ले चलता हूँ। इस मूवी की पहली कहानी में हमें किंग और क्वीन दिखाए जाते हैं। उनके किंगडम का नाम लॉन्ग ट्रेलिस होता है। पहले हमें दिखाया जाता है कि ये कपल एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि क्वीन एक रेयर मेडिकल कंडीशन से सफर कर रही होती है, जिसकी वजह से वो मां नहीं बन सकती है और इसी वजह से क्वीन हमेशा ही उदास रहती है। रानी को इस हालत में देखकर राजा ने बहुत सारे डॉक्टर और फिजिशियंस को अपने राज्य में बुलाया होता है, लेकिन उनमें से कोई भी रानी की बीमारी का पता नहीं लगा पाता है और इसी वजह से उसका इलाज भी नहीं कर पाता है। राजा अपनी तरफ से रानी को खुश करने की हर एक कोशिश कर रहा होता है। एक दिन राजा ने अपने महल में सर्कस में परफॉर्म करने वाले कुछ लोगों को बुलाया होता है। तभी क्वीन नोटिस करती है कि सर्कस की एक परफॉर्मर प्रेग्नेंट है। वो उसे देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और अपने आसपास की चीजों को तोड़ने लगती है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस बीमारी का इलाज करवाएगा। एक दिन देर रात को एक अनजान जादूगर या आप कह सकते हैं तांत्रिक महल में आता है और राजा को बताता है कि वो इस बीमारी को ठीक कर सकता है और रानी प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सुनकर राजा उसे बताता है कि तुम्हारे पहले भी बहुत लोग आए थे और अपनी कोशिशें करके गए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन तांत्रिक अपनी बात पे अड़ा रहता है और बताता है कि रानी को बच्चा जरूर होगा, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं। राजा उसे बताता है कि इस काम के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तांत्रिक आगे बताता है कि उसका सालों का अनुभव है और वो कुदरत के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो आगे बताता है कि कुदरत हमेशा ही बैलेंस में चलती है। अगर आपको एक जिंदगी चाहिए तो आपको दूसरी जिंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। किंग और क्वीन तांत्रिक पर भरोसा कर लेते हैं। तांत्रिक आगे बताता है कि राजा को समुद्र में जाकर एक सी मॉन्स्टर का दिल निकाल कर लाना होगा। वो दिल ही रानी की समस्या का समाधान कर सकता है। उस दिल को एक पवित्र और अनमैरिड लेडी को प्रिपेयर करना होगा और उसे रानी को खाना पड़ेगा। इसे खाते ही रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये बात सुनते ही राजा तुरंत ही मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए सहमत हो जाता है और उसकी तैयारी भी शुरू कर देता है। अगले ही दिन राजा अपना ये काम पूरा करने के लिए निकल जाता है। वो मॉन्स्टर को एक नदी में देखता है। जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है तभी राजा नदी में जाकर उस पर अटैक कर देता है। वो इस मॉन्स्टर का दिल निकालने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन खुद भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। राजा वहीं तड़प के मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो ये दिल निकाल के रानी को दे देता है। इसके बाद रानी महल में वापस आती है और वो मॉन्स्टर के हार्ट को एक कॉटन से ढककर लाती है। बाद में वो उसके ही महल में काम करने वाली एक नौकरानी जो कि अनमैरिड और पवित्र होती है, उसे ये दिल पकाने के लिए कहती है। दिल को पकाते समय नौकरानी को एक अजीब सी सेंसेशन होती है और वो देखती है कि वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई है। जल्द ही रानी ने भी वो दिन को खा लिया होता है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अगले सीन में हमें नौकरानी और रानी दोनों ही एक ही दिन और एक ही वक्त 2 बेटों को जन्म देते हुए दिखती है। रानी अपने बेटे का नाम इलियास रखती है, जबकि नौकरानी के बेटे का नाम जोनास होता है। इस फिल्म की कहानी हमें 16 साल बाद दिखाई जाती है, जब दोनों बच्चे बड़े हो गए होते हैं। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रही होती है। उसे लगता है कि उसे अब जीने का एक नया मकसद मिल चुका है। वो बच्चे जो कि एक ही दिन एक ही वक्त पर पैदा हुए थे, वो दिखने में एकदम ही ट्विंस होते हैं। वो कोई साधारण बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो समुद्री मॉन्स्टर का एहसास आज भी उनके सफेद बालों में साफ झलक रहा होता है। वह दोनों ही एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त होते हैं। क्वीन को ये पसंद नहीं होता है कि उसका बेटा एक नौकरानी के बेटे का दोस्त है। वो उसे जोनास से मिलने को मना कर देती है, लेकिन इलियास अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर देता है और अपनी दोस्ती जोनास के साथ जारी रखता है। बाद में जोनास और प्रिंस को पता चलता है कि वो लोग में एक अनोखी खूबी है, दोनों ही पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। अगले सीन में रानी उसकी नौकरानी को धमकी देती हुई दिखती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे बेटे ने एलिस से मिलना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगी। ये सब सुनने के बावजूद भी दोनों दोस्त अपनी दोस्ती नहीं तोड़ते हैं। एक दिन उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी होती है, जब जोनास ने इलियास के कपड़े पहने होते हैं और वो क्वीन के सामने आ जाता है। जब क्वीन को इस बारे में पता चलता है तो वो जोनास को अपने किंगडम से निकालने का फरमान दे देती है।
इलियास उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। जोना वहाँ से जाने से पहले अपना चाकू लेके एक पेड़ पे एक कट लगा देता है जहाँ से पानी बहना शुरू हो जाता है। वो इलियास को बताता है कि जब तक यहाँ से साफ पानी निकलता रहेगा तब तक तुम समझना कि तुम्हारा दोस्त एकदम महफूज है, लेकिन जैसे ही पानी का रंग लाल हो जाए कि मेरी जिंदगी खतरे में है। इतना बोलकर जोना वहाँ से निकल जाता है। अब प्रिंस वहाँ रोज जाकर पानी का रंग देखता है। एक दिन अचानक वो देखता है कि पानी का रंग लाल पड़ गया है। उसे पता चल जाता है कि जोना की जिंदगी खतरे में है। वो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए अपनी माँ को बिना बताए हुए जंगल की ओर निकल जाता है। वह ढूंढने के बाद इलियास फाइनली जोना के घर पे पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि जोना ने एक यंग वुमन से शादी कर ली होती है। वहाँ के लोग इलियास को जोना से ही समझ रहे होते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि उसका दोस्त 5 दिन पहले जंगल गया था लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौट के आया होता है। इलियास जोनास को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ रानी को इलियास की चिंता होने लगती है। उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता है और वो वही तांत्रिक के पास वापस जाती है। लेकिन तांत्रिक वही बात दोहराता है कि अगर तुम एक जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें दूसरी जिंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्वीन तुरंत ही ये बात मान लेती है। वहाँ जोनास एक गुफा के अंदर जख्मी हालत में पड़ा होता है। एक उड़ता हुआ जानवर जोनास को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही जोनास चिल्लाने लगता है उसकी आवाज सुनकर प्रिंस को पता लग जाता है। वो जोना के पास चला जाता है और अपनी तलवार निकालकर वो जानवर को काट देता है। इलियास को ये पता नहीं होता है कि वो क्रिएचर उसी की माँ होती है, लेकिन तांत्रिक ने जैसा बताया था जिंदगी के बदले जिंदगी। इस कहानी के आखिरी सीन में इलियास उसके राज्य का राजा बनते हुए दिखाते हैं और स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। अब हमें फिल्म की दूसरी कहानी दिखाई जाती है जिसमें एक राजा 2 औरतों के साथ रह रहा होता है जिनका नाम ईमा और डोरा होता है। राजा एक अय्यास किस्म का इंसान दिखाया जाता है जो कि हमेशा से ही लड़कियों से घिरा रहता है। वो हर वक्त नशे में डूबा रहता है कि राजा के पास बहुत ही ज्यादा धन दौलत होती है जिससे वो जिसे भी चाहे उसके साथ शादी कर सकता है। थोड़ी देर बाद हमें 2 बूढ़ी औरतें दिखाई जाती जो कि पैलेस के पास के ही एक घर में रह रही होती है। उनका नाम ईमा और डोरा होता है। डोरा बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज और सेल्फिश किस्म की वुमन होती है और ईमा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वो दोनों ही अनमेरिड होती है और वो अपने कमरे से कभी कभार ही बाहर निकलती है। वो दोनों ही मौत की कगार पे खड़ी होती है, फिर भी उनकी आवाज सुनने में एकदम शांत और यंग होती है। एक दिन सुबह जब डोरा गाना गा रही होती है तो राजा उसे सुनता है और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। राजा डोरा को देखने के लिए अपनी बालकनी में आ जाता है। किंग मन ही मन में सोचता है कि वो कोई खूबसूरत यंग गर्ल होगी, लेकिन जब वो दरवाजा खटखटाता है तो दोनों ही बहनें सोचती है कि राजा उनका ये बुरा रूप देखकर उन पे गुस्सा हो जाएगा। बहुत देर सोचने के बाद दोनों मिलकर प्लान बनाती है। डोरा किंग को रिक्वेस्ट करती है कि वो एक हफ्ते बाद वापस आए जिससे वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो सके। अगले दिन दोनों बहनें अपने आप को यंग और ब्यूटीफुल दिखाने में लग जाती है। वो बहुत सारी मेहनत मशक्कत करने लगती है। डोरा अपने हाथ की फिंगर को एक वैक्स में डालकर कपड़े से बांध लेती है। डोरा अपना फिगर वैक्स से ढकने लगती है, लेकिन अब भी वो बूढ़ी दिख रही होती है। वहाँ पे ईमा अपनी उंगली अपने मुंह में बहुत दिन तक रखती है जिससे उसकी उंगली एकदम यंग गर्ल की जैसी हो जाती है। एक हफ्ता गुजर जाता है और वो दिन आ जाता है जब राजा आने वाला होता है। जब राजा आता है तो डोरा अपनी जगह ईमा का फिगर उसे दिखाती है। ये देखकर राजा अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल चुका है, लेकिन ये दोनों बहनें इस चिंता में होती है कि अगर राजा को उनकी सच्चाई के बारे में पता चला तो वो इन दोनों को ही मार देगा। बहुत देर सोचने के बाद डोरा राजा के सामने एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि वो उसके साथ तभी सोएगी जब महल में पूरी तरह से अंधेरा होगा और किंग उसकी बात मान लेता है। मूवी के अगले सीन में ईमा डोरा की बॉडी को ग्लू की मदद से टाइट कर रही दिखाई देती है जिससे वो एक यंग गर्ल दिख सके। आधी रात को एक गार्ड डोरा को लेने के लिए आता है। राजा डोरा के साथ सोता है, लेकिन जब वो सुबह जागता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बूढ़ी और बदसूरत औरत है। वो गार्ड को आदेश देता है और उसे खिड़की से नीचे फेंकवा दिया जाता है। डोरा जैसे तैसे अपने आप को बचा के जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में उसे एक जादूगरनी मिलती है जो डोरा को इस हालत में देखती है और उसे अपने जादू की मदद से एक यंग लेडी में कन्वर्ट कर देती है। अगले ही दिन राजा जंगल में हंटिंग करने के लिए गया होता है। वो डोरा को इस रूप में देखता है और उससे प्यार कर बैठता है। वो उसे महल में ले जाता है और अपनी रानी बना के रख रहा होता है। डोरा को ये याद नहीं होता है कि उस पे किसी ने जादू किया है और वो एक यंग गर्ल बन गई है, लेकिन उसे अपनी बहन याद होती है।
वो अपनी बहन को अपनी शादी में बुलाती है। उसकी बहन ये अभी भी मानने को तैयार नहीं होती है कि डोरा वापस से यंग हो गई है। जब ईमा डोरा को यंग होने के राज के बारे में पूछती है तो डोरा उसे मजाक में कहती है कि उसने अपनी पुरानी चमड़ी उतार के फेंक दी। ईमा उसकी ये बात सच मान लेती है और वो अपने गांव के ही एक लुहार के पास अपनी चमड़ी उतरवाने के लिए पहुंच जाती है। वो लुहार तो सीमा से भी ज्यादा बुद्धू होता है। वो ईमा को जंगल में ले जाता है और एक पेड़ के साथ बांध देता है। वो ईमा की सारी स्किन निकाल देता है। मूवी के अगले सीन में हमें ईमा महल की तरफ वापस आ रही होती दिखती है। वो एकदम मरने की हालत में आ गई होती है। यहाँ पर चुड़ैल के जादू का असर डोरा पे से धीरे धीरे कम होने लगता है और वो वापस से बुरी होने लगती है। वो अपनी चमड़ी में झुर्रियां देखती है और राजा को इसके बारे में पता चले उसके पहले ही जंगल की ओर भाग जाती है। इस कहानी का एक दुखद अंत दिखाया जाता है जिसमें डोरा वापस से बुरी औरत बन गई होती है। इस मूवी की तीसरी कहानी में भी एक राजा के बारे में ही दिखाया जाता है। रानी के गुजर जाने के बाद राजा का स्वभाव एकदम ही बदल चुका होता है। वो अपनी बेटी जिसका नाम वायलेट होता है उसके साथ रह रहा होता है। एक दिन राजा देखता है कि एक परजीवी कीड़ा उसके हाथ पे बैठा हुआ है और उसका खून पी रहा होता है। वो राजा उस कीड़े को फेंक देने की जगह अपना खून पिलाता रहता है और उसे एक कांच के बक्से में बंद कर देता है। राजा हर रोज वो कीड़े को निकालकर अपना खून पिलाता रहता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वो परजीवी कीड़ा बहुत बड़ा होने लगता है। यहाँ पर वायलेट बड़ी हो जाती है। उसका सपना एक यंग राजकुमार से शादी करने का होता है। यहाँ पे गैर जिम्मेदार राजा जिसको इसके बारे में कुछ भी फिक्र नहीं होती है वो अपने परजीवी कीड़े के साथ अपना वक्त बिताने लगता है। बदकिस्मती से वो परजीवी एक दिन बीमार हो जाता है और मर जाता है जिससे राजा को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। वो इस कीड़े की स्किन को निकाल लेता है, अपनी बेटी के पास जाता है और बताता है कि अब तुम्हारे लिए प्रिंस ढूंढने का वक्त आ चुका है। वो कहता है कि वो एक कंपटीशन अरेंज करेगा जिसमें जो जीतेगा वो तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर वायलेट एकदम खुश हो जाती है लेकिन थोड़ी ही देर में मायूस हो जाती है। वो अपने लिए प्रिंस खुद ही ढूंढना चाहती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो राजा की इस बात से सहमत हो जाती है। जल्द ही उसका स्वयंवर की अनाउंसमेंट पूरे राज्य में फैला दी जाती है। किंग इस परजीवी कीड़े की स्किन पैलेस में डिस्प्ले करता है और सबको बताता है कि जो भी ये बता पाएगा कि ये स्किन किस जानवर की है उसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। लेकिन कोई भी इस जानवर का नाम नहीं बता पाता है क्योंकि आज से पहले इस जानवर को इतना बड़ा और बुरा किसी ने नहीं देखा था। आगे एक अजीब सा देखने वाला आदमी जिसका नाम ओग्रे होता है वो सभा में उपस्थित हो जाता है। वो कंपटीशन में भाग लेने की उत्सुकता दिखाता है। राजा उसे पार्टिसिपेट करने के लिए पहले हिचकिचाता है लेकिन बाद में उसे हाँ बोल देता है। ओग्रे वो जानवर की चमड़ी सूंघता है और सूंघते ही सही जवाब बता देता है। यहाँ ये देखकर वायलेट अपने पैलेस की छत पर भाग जाती है और वहाँ से कूदने की कोशिश करती है लेकिन राजा उसे बनाने में सफल हो जाता है। वो बताता है कि वो दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। वायलेट उसकी बात मान लेती है। मूवी के अगले सीन में हमें ओग्रे वायलेट को दूर पहाड़ियों में ले जाते हुए दिखता है जहाँ पे बहुत दिन तक वायलेट रोती रहती है। जब एक दिन ओग्रे हंटिंग के लिए जंगल में गया होता है तभी वायलेट दूसरी पहाड़ी पे एक महिला को देखती है और उसके पास मदद मांगती है। वो उसे अपनी शादी की पूरी कहानी भी बताती है। वो औरत वायलेट को सिंपैथी देती है और कहती है कि हम लोग कल तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। अगले दिन वो लेडी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे आती है और वायलेट को रेस्क्यू करके ले जाती है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी ओग्रे वहाँ आ जाता है। वो लोग वहाँ पे लटकी हुई एक रस्सी काट देते हैं जिससे ओग्रे खाई में गिर जाता है। कुछ टाइम के बाद ओग्रे वो फैमिली को ढूंढ लेता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। उसके बाद वो वायलेट का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुँच जाता है। वहाँ वो वायलेट को देख के उसे गले लगा लेता है। वायलेट भी उसे गले लगाने का नाटक करती है लेकिन जैसे ही ओग्रे पलटता है वायलेट एक चाकू लेके उसका गला काट देती है। मूवी के अगले सीन में हमें वायलेट महल में वापस आती हुई दिखती है। वो अपने साथ ओग्रे का कटा हुआ सर लेके आती है और सबके सामने रख देती है और चिल्ला के बोलती है ये हस्बैंड आप लोगों ने मेरे लिए चुना था और वहाँ पे रोने लगती है। ये देखकर राजा भी इमोशनल हो जाता है और अपने घुटने टेक देता है। इस कहानी के आखिरी सीन में वायलेट उसके राज्य की रानी बनते हुए दिखाई जाती है।